आप लोग कर्मचारी थे, कुछ कर्मचारी है, कुछ सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मेरा पहला सवाल आपको ये है, क्या आप हिंदी सिनेमा देखते हैं? क्या आप हिंदी सिनेमा देखते हैं? देखते हैं? सब लोग देखते हैं। तो इसका मतलब मेरी हिंदी समझने में आपको कठिनाई नहीं हो, इसलिए मैंने पूछा कि आप हिंदी सिनेमा देखते हो क्या? साथियों, आप सभी लोग अनुसूचित जाति जनजाति से हो सकते हो। ओबीसी का कोई है कि नहीं है इसकी मुझे जानकारी नहीं है। उसके बाद में माइनॉरिटीज का है कि नहीं इसकी भी मुझे जानकारी नहीं है। मगर मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में एक फंडामेंटल चीज समझाना चाहता हूं। क्या ऐसा कोई यहाँ पर आदमी है जिसकी कोई समस्या नहीं है? यहाँ पर कोई ऐसा आदमी है जिसकी अपनी समस्या नहीं है या समाज की समस्या नहीं है? ऐसा कोई आदमी हो तो बाहर चले जाए, क्योंकि ये समस्याग्रस्त लोगों का संगठन है। समस्या दूर करने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। यदि किसी की कोई समस्या नहीं है तो यहाँ बैठ के कुछ मतलब नहीं है, अपना समय बर्बाद ना करें। दूसरी बात यह है कि क्या आप इस बात को जानते हो कि समस्या की उपज कहाँ पर है? समस्या की रूट कॉज कहाँ पर है? हम लोग अलग अलग संगठनों के माध्यम से हजारों साल से काम कर रहे हैं। आज नहीं काम कर रहे, हजारों साल से काम कर रहे हैं। तथागत बुद्धा ने एक राष्ट्रव्यापी संगठन बनाया। तब से लेकर बाबा साहब अम्बेडकर तक बहुत सारे महापुरुषों ने अपने अपने क्षेत्र में हमारे लिए संगठन बनाया, और उनके बाद में बहुत सारे लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, समूह के आधार पर, भाषा के आधार पर, प्रांत के आधार पर संगठन बनाए और अभी चल रहे हैं। आसाम में भी चल रहे हैं कि भाई हमें अलग प्रांत चाहिए, ये भी संगठन चल रहे हैं कि भाई हमारी भाषा अलग है, हमें अलग संगठन चाहिए, अलग राज्य चाहिए, हमारा जाति अलग है, हमें अलग राज्य चाहिए। इसके लिए भी हजारों साल से लोग काम कर रहे हैं संगठन बनाकर। मुझे एक बात चाहिए, आप संगठनात्मक कर्मी हो, काम कर रहे हो संगठन में, संगठन क्यों बनाते हैं? संगठन क्यों बनाते हैं और संगठन कब बनता है? ये दो बातें, जब आप समाज को लीड करना चाहते हो, समाज को संगठित करना चाहते हो, तो बुनियादी बातें पता नहीं होगी तो आपका संगठन का ढांचा तो रहेगा, काम नहीं होगा। अपने को बड़ा बनाने के लिए यदि आप काम करना चाहते हो तो संगठन के माध्यम से वो आप कर सकते हो, मगर बामसेप के माध्यम से नहीं कर सकते। बामसेप जो समाज को बड़ा बनाना चाहता है, समाज बड़ा बनेगा तो आप बड़े ही बनेंगे। तो क्या यहाँ पर जो कर्मचारी है, पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, रिटायर्ड है, इसका मतलब उन्होंने अपनी जिंदगी की 25-30 साल, हो सकता है किसी ने 40 साल अपने जिंदगी के समाज के अंदर किसी को समझाने के लिए काम किया है। तो क्या इस बात की आपको जानकारी है कि संगठन कब बनता है और संगठन का ढांचा कैसे होता है, संगठन क्यों बनाते हैं? आमतौर पर लोग संगठन अन्याय और अत्याचार के विरोध में बनाते हैं। अन्याय और अत्याचार के विरोध में, जैसे कि साहब रेल में सुपरिटेंडेंट है, साहब ऑल इंडिया रेल कर्मचारी अनुसूचित जाति जनजाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो इन्होंने जो संगठन बनाया अनुसूचित जाति जनजाति का, संविधान है, संविधान के दायरे में हमारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिला। मैंने भी संगठन क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि अन्याय अत्याचार दूर हो।
जिस समय में बामसेफ में नहीं था, उस समय हमने संगठन बनाया कि अन्याय अत्याचार दूर हो कर्मचारियों के ऊपर, जनरल कर्मचारी के ऊपर। तो जो लोग संगठन बनाते हैं, चलाते हैं, क्या वो इस बुनियादी बात को जानते हैं कि संगठन अन्याय अत्याचार के विरोध में नहीं बनाना चाहिए? बुनियादी बात, फंडामेंटल सिद्धांत, संगठन अन्याय और अत्याचार के विरोध में नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हजारों साल से हमारे साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, और हम संगठित रूप से काम कर रहे हैं। आधुनिक भारत में बाबा साहब अम्बेडकर के बाद में हजारों संगठनों का निर्माण हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर के पहले जो संगठनाएं निर्माण हुई, उसका ऑब्जेक्टिव जो था, उद्देश्य जो था, वो अलग था। बाबा साहब अम्बेडकर के बाद में जो संगठनाएं बनी, उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो अलग है। हर आदमी ने, हर अधिकारी ने, हर कर्मचारी ने वो संगठन बनाया अन्याय और अत्याचार दूर करने के लिए। संगठन किस लिए बनाया? हमें अच्छी पोस्ट मिले, हमारा प्रमोशन हो, हमारे ऊपर जाति के आधार पर जब कोई बात करता है तो जाति का शील्ड लेकर उसका विरोध करे कि मेरे साथ जाति के आधार पर अन्याय हुआ। ऐसा होता है ना, जाति के आधार पर मेरा ट्रांसफर नहीं हो रहा है क्योंकि मैं उस जाति का हूं, मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है क्योंकि मैं उस जाति का हूं, मुझे ओवरटाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि मैं उस जाति का हूं, मेरे साथ अधिकारी दुर्व्यवहार कर रहा है क्योंकि मैं उस जाति का हूं। तो क्या इससे अन्याय अत्याचार दूर हुआ? भारत में सबसे ज्यादा कर्मचारी रेल में हैं, और रेल के किसी यूनियन की औकात नहीं कि रेल का प्राइवेटाइजेशन हो, किसी की औकात नहीं, किसी की भी नहीं। ये क्यों? इसका मतलब ये है कि हम बुनियादी बात को भूल गए हैं। अन्याय अत्याचार जहां से निर्माण होता है, काम वहां करना चाहिए। मैं जब यूनियन का काम करता था, बहुत बड़े तादाद में लोग आते थे, पटाखे बजाते थे, हार पहनाते थे। मैं नशे में था, समाज के विरोधी नशा, कि मेरा मान हो रहा है, सम्मान हो रहा है। जिस समाज के साथ में हजारों साल न्याय नहीं हुआ, मान और सम्मान जिन्होंने नहीं देखा, उस आदमी को ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत जब न्याय और अकेले को मान और सम्मान मिलता है तो वो खुश हो जाता है। और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति, अदर बैकवर्ड क्लासेस और इनमें से धर्म परिवर्तित लोगों का नाम लेकर संगठन बनाकर काम करता है। मगर जो बुनियादी बातें, जो जड़ें हैं, वो भूल जाता है कि हमारे साथ में अन्याय क्यों होता है, न्याय क्यों नहीं होता हजारों साल से। इसका कारण है समाज व्यवस्था, इस देश की समाज व्यवस्था। जिसके हाथ में समाज व्यवस्था होती है, उसी के नियंत्रण में इस देश के सारे इंस्टीट्यूशन होते हैं। जिसके हाथ में समाज व्यवस्था होती है, उसके हाथ में ब्यूरोक्रेसी होती है, उसके हाथ में न्यायपालिका होती, जुडिशियरी होती है, उसके हाथ में मीडिया होता है, उसके हाथ में संसद होती है, जहां तुम्हारे भविष्य के फैसले लिए जाते हैं। शिक्षा होती है, संपत्ति होती है। आपने क्या पढ़ना चाहिए वो लोग डिसाइड करते हैं, आपने क्या देखना चाहिए वो लोग डिसाइड करते हैं, आपको कितनी सैलरी मिलना चाहिए वो लोग डिसाइड करते हैं, आपने कितने साल काम करना चाहिए ये भी वो लोग डिसाइड करते हैं, आपके बच्चे कितने पढ़ने चाहिए ये डिसाइड करते हैं। हम कुछ डिसाइड नहीं करते, हम बाहर होते हैं। समाज व्यवस्था जिसके हाथ में है, उसी के हाथ में नियंत्रण होता है। हम लोग समाज व्यवस्था को
उखाड़ने के लिए, समाज व्यवस्था को तोड़ने के लिए काम करने के बजाय हम समाज व्यवस्था से जो निकले हुए परिणाम है उसके ऊपर काम करते हैं, परिणाम दूर होता है, फिर नया परिणाम आता है, क्योंकि व्यवस्था वैसी है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्णों की व्यवस्था। यहाँ पर बैठे आमतौर पर मुझे लगता है दास लोग हैं। दास का मतलब है अतिशूद्रा, अछूत, जिसको स्पर्श करने से दूसरा आदमी अपवित्र होता है, इंसान को स्पर्श करने से दूसरा आदमी अपवित्र होता है। ये इस व्यवस्था में नहीं आते, ये व्यवस्था के बाहर है। जैसे बिल्डिंग बनाने के बाद में कचरा कुछ बच जाता है तो एक कोने में लगा देते हैं, उसकी तरफ कोई देखता नहीं है। ये कचरा है लोग, ये कचरा लोग, वर्ण व्यवस्था के तहत ये कचरा लोग। आप लोगों को इस व्यवस्था ने जानवर के स्तर पर गिरा दिया, फिर जानवर के जैसा व्यवहार किया तो जानवर को पता नहीं चला कि मेरे साथ जानवर का व्यवहार होता है। आदमी होते तो शायद पता चलता कि मेरे साथ जानवर का व्यवहार होता है। आदमी को पता चलता है कि जब उसके साथ जानवर का व्यवहार होता है तो आदमी को पता चलता है कि मैं आदमी हूं, मेरे साथ जानवर का व्यवहार क्यों हो रहा है। हमारे लोगों को पता नहीं चलता क्योंकि पहले जानवर के स्तर पर गिरा दिया, पहले जानवर बना दिया, बाद में व्यवहार किया। तो हमारे लोगों को एहसास नहीं होता है क्योंकि वो खुद मानता है कि मैं जानवर हूं, तो जानवर के साथ में जानवर का व्यवहार करना चाहिए। इस व्यवस्था को जिनकी कोई समस्या नहीं है, ब्राह्मण की इस देश में क्या समस्या है, कोई खड़ा रह के बताइए। ब्राह्मण की कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं। आज कोई ब्राह्मण गरीब होगा, हो सकता है, मैं ये नहीं मानता कि वो एक हाथ गरीब नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं मानता। एक हाथ गरीब हो सकता है, मगर उसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूं, मेरा समाज जिम्मेवार नहीं है। हजारों साल से जिसके हाथ में सत्ता, संपत्ति, साधन, शिक्षा, ये सारे अधिकार रहे और उसके बाद भी हजारों साल बाद वो गरीब है, तो उसके जैसा नालायक आदमी इस भूमि पर, इस धरती पर रहने के लायक नहीं। ध्यान में रखना। कोई ये ब्राह्मण कहता है कि हम गरीब हैं, गरीबी के आधार पर हमें भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। हजारों साल से जो लोग सत्ता, संपत्ति, शिक्षा से वंचित रहे, वो लोग आज भी वही हैं। आधुनिक भारत में गुलामी बदल गई, गुलामी का व्यवहार करने का तरीका बदल गया। आपके साथ गुलामी नहीं करना चाहिए, ये सोच नहीं बदली, सोच नहीं बदली। आप समझ रहे हो मेरी बात को? हिंदी जानते हैं आप? सोच नहीं बदली, गुलामी का तरीका बदला। पहले हमारे लोग डोली में लेकर जाते थे, आज भी हमारे लोग रिक्शा में लेके जाते हैं, साइकिल रिक्शा में लेके जाते हैं, ऑटो रिक्शा में लेके जाते हैं। लोग ढोने का तरीका नहीं बदला, लोग ढोने का तरीका नहीं बदला। पहले लेके जाते थे ना अनुसूचित जाति के लोग, यहाँ लेके जाते हैं कि नहीं मालूम नहीं, सारे भारत में लेके जाते हैं। अप्रकाश लोगों को डोली में लेके जाते हैं। हमारे साथ हजारों साल पहले अस्पृश्यता का व्यवहार होता था, आज संविधान के दायरे में वो नहीं कह सकते। उनका ऑब्जेक्टिव नहीं बदला, उनका ऑब्जेक्टिव नहीं बदला, हमारे साथ व्यवहार करने का तरीका बदला, ऑब्जेक्टिव नहीं बदला, उद्देश्य नहीं बदला कि ये लोग अछूत है, इनके साथ में अछूतता का व्यवहार करना आज के तारीख में उनके लिए विचारधारा के तहत सही नहीं है। क्योंकि आप कहेंगे अरे हमारे साथ अस्पृश्यता का व्यवहार करते हो, हम वोट नहीं देंगे आपको। ऐसा हो सकता है? इसके लिए वो अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए आपके साथ बैठते हैं, उठते हैं, खाते हैं, आपको पैसा देते हैं संगठन को चलाने के लिए, मगर उनका उद्देश्य नहीं बदला। ध्यान में रखना, उद्देश्य नहीं बदला। उनका उद्देश्य पूरा करने के लिए 90 साल की नौजवान लड़कियां अपने
जाति व्यवस्था को बचाने के लिए रास्ते पर दिन रात घूमती है। हम अपने आंखों से देख रहे हैं, हमारा समाज जो है दिन प्रतिदिन पीड़ित उनके विचार से गुलाम हो रहा है। हम उसको बचाने की कोई कोशिश नहीं कर रहे। जिस बुद्धा का हम विचारधारा लोगों को बताने के लिए कहते हैं, जिस बुद्धा की तस्वीर हम लोग अपने घर में लगाते हैं, जिस बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर हम अपने घर में लगाते हैं, जिन महापुरुष की तस्वीर हम अपने घर में लगाते हैं, क्या उनके सिद्धांतों को हम मानते हैं? बुद्धा कहते हैं चरक भिक्खवे चारिकम अत्तानुहिताय लोकानुकंपाय आदि कल्याण मध्य कल्याण अंत कल्याण बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बहुजनों के हित के लिए और सुख के लिए। ये जो विचारधारा हमने बताई, समानता, स्वतंत्रता, न्याय एवं बंधुत्व, इस विचारधारा का प्रचार और प्रसार करने के लिए दिन रात लोगों में घूमते रहो, चारिका करते रहो। कितने लोग चारिका करते हैं? कितने लोग समाज के अंदर जाकर समाज को समझाने की कोशिश करते हैं? समाज के पास में जो जानकारी दोगे उसी के आधार पर समाज का ओपिनियन बनेगा, समाज का मत बनेगा। जिस आधार पर समाज का मत बनेगा उसी के तहत लोग आपको साथ देंगे। माँ अपने बच्चों का साथ नहीं देती, बाप अपने बच्चों को साथ नहीं देता, बेटे अपने माँ बाप को साथ नहीं देते। ये साथ लेने वाले के औकात के ऊपर डिपेंड होता है कि कौन किसको कितना साथ देता है। समाज साथ नहीं देता, समाज साथ नहीं देता। आदिवासी मुसलमान के साथ झगड़ा कर रहा है, आज आदिवासी अनुसूचित जाति के साथ झगड़ा कर रहा है, तीनों ही मिलकर ओबीसी के साथ झगड़ा कर रहे हैं। झगड़ा लगाने वाले लोगों का फायदा होता है, झगड़ने वाले लोगों का फायदा नहीं होता। जो लोग झगड़ा लगाते हैं उनका उसमें फायदा है, जो लोग झगड़ते हैं उनके पास में कोई जानकारी नहीं कि हम कौन हैं। जब अनुसूचित जाति के पास में ये जानकारी नहीं है कि जनजाति उसका भाई है, अनुसूचित जाति के लोग जो है उसको ये जानकारी नहीं कि जनजाति का उसका भाई है। माइनॉरिटी के पास में ये जानकारी नहीं है कि जो माइनॉरिटी है 99.9% अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी से कन्वर्टेड है, उसमें भी 90% जो माइनॉरिटीज है, खास करके मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, ये 99.9% SC ST OBC से कन्वर्टेड है। उसमें से 90% जो है अनुसूचित जाति से और जनजाति से कन्वर्टेड है। मैंने पहले कहा कि जिनकी कोई समस्या नहीं है वो रास्ते के ऊपर 90 साल की बुढ़िया जिनको चलने को नहीं आता, वो अपनी समाज व्यवस्था को बचाने के लिए समाज में घूम रही है। इसका ये रिजल्ट है। ये रिजल्ट जो है उसका है, हमारा रिजल्ट नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? हमारे 20 साल के बुढ़े और कर्मचारी जिनके ऊपर ये नैतिक जिम्मेवारी है कि समाज को समझाने के लिए बुद्धि, समय, श्रम, हुनर, पैसा, ये 5 चीजें आंदोलन से आई है, तो आंदोलन से आई हुई चीजों को समाज में उपयोग और प्रयोग में लाना चाहिए। हम एंजॉय कर रहे हैं, स्लेव एंजॉय स्लेव, गुलाम गुलामी में एंजॉय कर रहा है, क्योंकि गुलाम को कोई जानकारी नहीं है कि वो गुलाम है। बाबा साहब अम्बेडकर को कितने लोग जानते हैं? यहाँ पर बैठे हुए लगभग सभी, एक आध दूसरा नहीं जानता होगा, मगर लगभग सभी लोग जानते हैं। क्या बाबा साहब अम्बेडकर को आप लोग सही दिशा में जानते हो? मैं नहीं मानता। बाबा साहब अम्बेडकर ये अनुसूचित जाति में पैदा हुए, अछूत, अस्पृश्य, अनटचेबल। जब वो पढ़ाई करने जाते थे तो उनको स्कूल में नहीं बिठाया जाता था, स्कूल के बाहर बिठाया जाता था। आपके दादाजी को भी ऐसा ही होता था, इसके लिए दादाजी नहीं पढ़े। आप पढ़े क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने आंदोलन चलाया, दूसरे नहीं पढ़े
क्योंकि वो जानते थे जब स्कूल में बैठने ही नहीं देता तो नहीं जाएंगे स्कूल। जब वो विलायत पढ़ने के लिए गए कैम्ब्रिज में, तो कैम्ब्रिज में पढ़ने के समय में उनके पास में एक लेटर आया। रमाबाई उनकी पत्नी का नाम था, और पत्नी का नाम का लेटर जब उन्होंने पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि उनका बच्चा बहुत बीमार है, बहुत बीमार है, 1.5 साल का बच्चा था, बहुत बीमार है। बाबा साहब अम्बेडकर ने रिटर्न लेटर लिखकर रमाबाई को कहा कि रमाबाई, तू हमारे राज रतन की देखभाल कर, उसको हॉस्पिटल लेके जा। बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे रमाबाई के पास में पैसे नहीं है हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए। जब बाबा साहब अम्बेडकर को ये बात की जानकारी थी, इसके बावजूद भी उन्होंने लिखा। बाप था, लिखना पड़ता है। उन्होंने लिखा कि मैं पढ़ाई इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मुझे अच्छी नौकरी मिले, मैं पढ़ाई इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मुझे अच्छी नौकरी मिले, मैं पढ़ाई इसलिए कर रहा हूं कि ये जो मरा हुआ समाज है, जिसे हिंदी में कहते हैं मुर्दार, मरे हुए आदमी को कहते हैं मुर्दार, मरा हुआ समाज। मुर्दे को लात मारो तो प्रतिक्रिया नहीं देता है, मुर्दे को पिटाई करो तो प्रतिक्रिया नहीं देता है, मुर्दे को गाली गलौज करो तो वो उठकर आपको ये नहीं कहता कि मुझे गाली क्यों दे रहे हो। ये जिंदा लाशें थी, अनुसूचित जाति की जिंदा लाशें थी। ये जिंदा लाशें, मुर्दार समाज को मैं जान डालना चाहती हूं ताकि ये इंसान बने। ये जिंदा लाशें जो है अभी ये जिंदा बने और अपने ऊपर हो रहे अन्याय का प्रतिकार करे, इसके लिए मैं पढ़ाई कर रहा हूं। बाबा साहब अम्बेडकर का वो बच्चा दवा न मिलने की वजह से मर गया। जब रमाबाई ने देखा कि उसके लिए कफन के लिए पैसा नहीं है, तो उसने अपने साड़ी का पल्लू फाड़ कर राज रतन को कफन पहनाकर दफन किया। यदि राज रतन को दवा मिलती तो क्या हम पब्लिक सेक्टर में केंद्र सरकार के कर्मचारी नहीं, उनको दवा मिलती तो शायद हम कर्मचारी नहीं होते। उनको कफन मिलता तो ये शर्ट पहनने की मेरी खुद की औकात नहीं होती, आपकी तो छोड़ दो, मेरी खुद की औकात नहीं होती। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने त्याग, बलिदान और समर्पण हमारे समस्त मूल निवासी बहुजन समाज के लिए दिया। उनके त्याग, बलिदान, समर्पण के आधार पर हमारी बिल्डिंगें खड़ी है, हमारी पोस्ट खड़ी है। हम प्रशासनिक अधिकारी करके रिटायर्ड हुए लात मारकर, तो वो बाबा साहब अम्बेडकर के बदौलत। हमारी महिलाएं पढ़ी लिखी हुई बाबा साहब अम्बेडकर के बदौलत। हमारे लोग एमएलए और एमपी बनते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर के बदौलत। हमारे कर्मचारी है तो बाबा साहब अम्बेडकर के बदौलत। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने समाज को, अनुसूचित जाति, जनजाति, अदर बैकवर्ड क्लासेस को और इनमें से धर्म परिवर्तित समाज को वो समाज कहते हैं। ये समाज को तैयार करने के लिए त्याग, बलिदान, समर्पण दिया और जाने के पहले कहा कि ये काम कर्मचारियों के ऊपर है, कर्मचारी लोग ये कारवा आगे लेकर जाए। क्योंकि बहुत सारा जो समाज है वो अभी भी दलदल में है, उसी के साथ में वही अन्याय होता है, अत्याचार होता है, सरेआम बलात्कार होता है, खून होता है, उसकी कोई एफआईआर तक दर्ज नहीं होती। पुलिस स्टेशन में हमारे ऊपर हो रहे अन्याय और अत्याचार की, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? अनपढ़ और गवार समाज जिम्मेवार नहीं है, पढ़े लिखे लोग जिम्मेवार है, जो अपनी जिम्मेवारी को नहीं मानते थे। हम ये जिम्मेवारी का एहसास लोगों के अंदर डालना चाहते हैं। बामसेफ ये कर्मचारियों का संगठन है, मगर कर्मचारियों के लिए कुछ भी नहीं करता। बामसेफ ने कर्मचारियों के अन्याय दूर करने के लिए अलग संगठन बनाया, राष्ट्रीय स्तर। रेल के ही कर्मचारी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है। रेल के जो कर्मचारी है वही राष्ट्रीय अध्यक्ष है। गोरीचा मुंबई में रहते हैं। धीरे धीरे सब
भारत में वो आ जाएगा। अभी उसकी बुनियाद रखी है